हमारे इस सत्र का जो शीर्षक है वो है शिक्षा, षड्यंत्र और समाधान। इसके साथ क्या इस देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ कुछ षड्यंत्र किए गए? अगर षड्यंत्र किए गए तो वो कैसे थे और समाधान का रास्ता कैसे जाता है? तो पहली बात तो षड्यंत्र से भी पहले की बात है, वो मैं समझना चाहता हूं कि इस देश की वास्तव में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और उस समय दुनिया क्या शिक्षा दे रही थी। तब बाकी दुनिया कहां पर थी और हमारा एजुकेशन मॉडल सिस्टम और विजडम का लेवल क्या था। अभी हितेश जी, आपके निमंत्रण के लिए भी धन्यवाद और साबरमती संवाद में आकर के आपके सारे श्रोताओं के साथ बातचीत करने का आनंद है। ये अभी पिछले सत्र में जो बात चल रही थी और उसमें जो जुडिशियरी के कॉलोनाइजेशन पर चर्चा हुई और मंत्री जी ने बेबाक रूप से कहा कॉलोनियल बैगेज की बात नहीं है, कॉलोनियल ही है। तो उसका श्रेय यदि किसी को देना है तो वो शिक्षा को दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही उस मानसिक दासता से भरे हुए लोगों का निर्माण करेगी तो सारे ही तंत्र मानसिक दासता से भरे हुए रहेंगे। इसलिए जब 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार के कैबिनेट ने स्वीकार की और उस दिन से लागू हो गई, मंत्रालय का नाम एचआरडी से बदल करके शिक्षा मंत्रालय दूसरे दिन नोटिफिकेशन हो गया 30 जुलाई को, वो स्वतंत्र होने की ओर चला हुआ। तो सरकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो उस समय के सचिव थे अमित खरे जी, उन्होंने कहा कि 34 साल बाद शिक्षा नीति आ रही है। मेरे को किसी ने प्रश्न पूछा कि 1986 के नई शिक्षा नीति के बाद में ये आ गई, तो मैंने कहा नहीं, ये 1835 के बाद आई हुई है ये 185 साल बाद की शिक्षा नीति है। 1835 में इस देश में जो शीर्षासन हुआ था शिक्षा का, वो शीर्षासन ठीक करने के बीज बिंदु लिए हुए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। शब्द ध्यान दीजिए, बीज है, वो अंकुरित पल्लवित पुष्पित करना न करना समाज के हाथ में है। सरकार ने बीज दे दिए है, सरकार ने अभिलेख दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया 66 पृष्ठों का। उस 66 पृष्ठों में बहुत सारे प्रावधान दे दिए, लेकिन लागू तो शिक्षकों को करने हैं। और वो शिक्षक वही है जो उस 1835 में से तैयार हुए तो मैं भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि शिक्षा को मैकॉले मुक्त करने से पहले स्वयं को मैकॉले मुक्त करना पड़ेगा। इधर की लड़ाई ज्यादा है, अपने हृदय की लड़ाई ज्यादा है। प्रत्येक कार्यकर्ता को अंदर संघर्ष करना है कि चिंतन कैसे, क्योंकि 1835 से पहले जो आपका प्रश्न था कि इस देश के अंदर सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक, सर्वस्पर्शी शिक्षा व्यवस्था थी। व्यवस्था, मैं शब्द रेखांकित कर रहा हूं। शिक्षा संस्थान थे ऐसा नहीं था, एक सिस्टम था, एक व्यवस्थित एक तंत्र था, जिस तंत्र में इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा की व्यवस्था थी। प्रत्येक, सभी वर्ण के, सभी जाति के, सभी आर्थिक वर्ग के। थॉमस मुनरो ने सर्वेक्षण किया 1823 में, सबसे विस्तृत सर्वेक्षण है वो, पूरे भारत का सर्वेक्षण था। थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में किया। मद्रास प्रेसिडेंसी के मतलब आज के जो 5 दक्षिणी राज्य है, 100% लिटरेसी, ये थॉमस मुनरो के शब्द है। 100% लिटरेसी, 76% एजुकेटेड। और वो एजुकेटेड को डिफाइन करता है थॉमस मुनरो, एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन। बंगाल प्रेसिडेंसी में विलियम बेल ने किया था, जो एक क्रिश्चियन फादर थे, पादरी थे। उसने रेवेन्यू ऑफिसर्स के माध्यम से, और बंगाल जो उस समय कोलकाता प्रेसिडेंसी थी उसमें आज का बांग्लादेश, बर्मा का बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा आसाम, पूरा बंगाल, बिहार, गोरखपुर तक पूरा ये जो पूर्वी प्रदेश है वो सारा, उड़ीसा। और उस बंगाल प्रेसिडेंसी में लिटरेसी का परसेंटेज 98% है। 93% पंजाब प्रोविंस का, जो विलियम लिटनर ने किया। पंजाब प्रोविंस का सबसे लेट हुआ, 1829 में आई उसकी रिपोर्ट। उसमें पाकिस्तान का ऊपरी सारा हिस्सा था, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा था, अभी हमारे सारे उत्तरी राज्य थे। और उस पंजाब प्रोविंस में 93%, जो सबसे कम था चारों में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसमें अपन बैठे, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का लगभग आगरा तक का पूरा हिस्सा, राजस्थान, पाकिस्तान का सिंध और ये सारा हिस्सा।
उस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लिटरेसी 98% तो थी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो विलियम एडम्स जिसने यहाँ का किया था, उसने सबसे बड़ी बात जो कही है, मोर देन 1,13,000, 1,13,000 से अधिक, और उनका शब्द है रिपोर्ट में, सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग। आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद 44,000 कॉलेजेस है, और 1823 में 1/3 भारत में 1,13,000 से अधिक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस थे, जहां पर हायर एजुकेशन होता था। मेटलर्जी सिखाई जाती थी, प्लास्टिक सर्जरी सिखाई जाती थी, मेडिसिन सिखाया जाता था, हर प्रकार की इंजीनियरिंग सिखाई जाती थी। एक प्रगत विज्ञान का तंत्र था। और चूंकि अपने श्रोता भी सारे 75 वर्ष से उसी 1835 के तंत्र में जी रहे हैं, इसलिए मैंने विलियम लिटलर, विलियम बेल, विलियम एडम्स, थॉमस मुनरो ये नाम इस्तेमाल किए, क्योंकि आज दुर्भाग्य है कि भारतवासी मेरे जैसे धोती कुर्ते वाले को सोचते ये तो ऐसा ही बोलेंगे, थॉमस मुनरो बोल रहा है तो सच होगा। ये मानसिकता बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में काम करना है। आपने कुछ ऐसे संदर्भ सामने रख दिए। अभी हम गुजरात में बैठे हैं, मैं गांधी जी का उल्लेख करूंगा उसी प्रकरण में। 1931 की बात है, चैथम हाउस में जो लेक्चर हुआ था, और उसमें उन्होंने ये बात कही कि अंग्रेजी राज जो आया, अंग्रेजों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, सिस्टम को स्वीकार करना तो एक बात थी, स्वीकार ना करके उसका उन्मूलन करने लगे, इसकी जड़ों को खोदा, कुरेदा, और इतना ही नहीं, उसके बाद जड़ों को खुला छोड़ दिया, जिससे शिक्षा का ये रमणीय वृक्ष नष्ट हो गया। ये धर्मपाल जी की पुस्तक है, शायद 6 वॉल्यूम की बात है, ब्यूटीफुल ट्री जो उन्होंने लिखी है, और उसमें वो थॉमस मुनरो का भी उल्लेख आता है, पंजाब का भी आता है, वो शायद 2 वर्ष पहले का था, सारा ये विषय आता है। मुझे लगता है कि उसके बाद मैं जो पत्राचार देखता हूं कि गांधी जी ने ऐसा कहा कैसे, अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए थे, धर्मपाल जी ने उसके बाद सारा डॉक्यूमेंटेशन किया। तो उस लेक्चर का संदर्भ लें हम सारी चीजों का, तो क्या ये इतना सोचा समझा था कि गांधी जी ने एक वाक्य बोला और उसके बाद उनके पीछे लग के कि नहीं इस बयान को वापस करना है, इतना सोचा समझा था? हमें अंदाजा नहीं था, मगर वहां से बहुत सोच समझ के इस पर हमला किया जा रहा था। नहीं, एक बहुत बड़ा, जिसको आपने षड्यंत्र शब्द प्रयोग किया, तो पूरे ही यूरोप का जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस चला 17वीं शताब्दी के बाद से, उस सारे तंत्र में शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार बना भारत के बाद। भारत से पहले नहीं था, उसके बाद अफ्रीका और सारे इसमें वो शिक्षा तंत्र आज भी वो एक हथियार के रूप में प्रयोग होता है। 1794 एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, विलियम जोन्स, वो सारे उसके पड़ाव है। उस 1794 में ही एक 1 मैन कमीशन बनाया था ब्रिटिश सरकार ने फॉर हायर एजुकेशन भारत के लिए। उसके अध्यक्ष थे उस समय ढाका यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, प्रोफेसर फिलिप हर्टॉग, जो बाद में जाकर के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बने और चैथम हाउस की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। उस मीटिंग की अध्यक्षता हुई, और उन्होंने गांधी जी का वाक्य पूरा होने से पहले, जब गांधी जी ने कहा कि यू ब्रिटिशर्स हैव अप्रूटेड द ब्यूटीफुल रूट्स ऑफ ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन माय कंट्री एंड लेफ्ट देम अनअटेंडेड, वो अनअटेंडेड शब्द गांधी जी का उच्चारण होने से पहले अध्यक्ष ने इंटरवीन किया, एंड मिस्टर गांधी आइदर प्रूव इट और टेक इट बैक, ये उन्होंने शब्द किया। यही मैंने कहा कि उसको वापस लेने के लिए पूरा एक तंत्र उनके खिलाफ खड़ा हो गया। तो गांधी जी ने तो जो भी उनका तेज था, तो वहीं पर उत्तर दिया, नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग इट बैक, आई विल प्रूव इट। और वापस आकर के महादेव भाई देसाई ने पहला पत्र फिलिप हर्टॉग को लिखा, उसका उत्तर फिलिप हर्टॉग ने दिया। उन चारों पत्रों का 4 पत्र हुए इधर उधर से। तीसरे पत्र के बाद फिलिप हर्टॉग उसने जवाब भी नहीं दिया था, चौथे के बाद जवाब नहीं दिया, पहले 3 को जवाब दिया। और उसमें मूल विषय यह था कि जिस समय भारत में अंग्रेज आए उस समय इंग्लैंड में शिक्षा की स्थिति क्या थी, ये भी गांधी जी ने उसमें सिद्ध कर दिया था। और केवल भद्रलोक को, केवल एलिट को मिलता था वहां पर, और पेजेंट्री, ये पूरी की पूरी ये जो किसान और सारे लोग थे, आमजन शिक्षा से विहीन थे। ये बात गांधी जी ने प्रूव की। और टोटल लिटरेट पर्सन इन द होल यूरोप वेर लेस देन 1% ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ भारत, ये गांधी जी ने उन पत्रों में सिद्ध करा। फिर गांधी जी उसके बाद में जिस प्रकार के सारे
राजनीतिक वातावरण में थे, ही कुड नॉट डू इट, सामाजिक आंदोलनों में वो पूरा कर नहीं पाए, तो वो धर्मपाल जी ने 1966 के बाद में उसके बाद वो किया। धर्मपाल जी गांव में जब काम कर रहे थे तब वो उस गांव में काम करते समय चिकमंगलूर जिले में उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि अरे ये तो गांधी जी जो कहते थे भारत गांव में बसता है, ये रियल भारत है। और फिर 1966 में वो गए इंग्लैंड में और वहाँ के आर्काइव्स में 26 आर्काइव्स में बैठे और धर्मपाल जी की तपस्या अद्भुत है। उस समय फोटोकॉपी मशीन नहीं आई थी, जेरोक्स नाम की वस्तु नहीं थी, हाथ से लिख करके 1 लाख से अधिक डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उन्होंने और की। उसमें सारे टेबल्स बने हुए हैं। हाँ, और जो टेबल्स उनको लगा कि मैं हाथ से लिखूंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, उसके उन्होंने उस समय ब्रोमाइड फोटोज लिए और वो सारा जळगांव में, महाराष्ट्र के जळगांव में जो गांधी तीर्थ है, जैन इरिगेशन वालों ने, भंवरलाल जैन जी ने जो बनाया, उसमें वो ओरिजिनल गांधी जी के लाए हुए दस्तावेज बहुत वर्षों तक वर्धा में थे, राजीव दीक्षित के पास में भी थे। अभी वो गांधी तीर्थ में उनको व्यवस्थित किया और डिजिटाइजेशन भी उसका चल रहा है। उस पर रिसर्च करेंगे तो बहुत अद्भुत, मतलब एक तो ब्यूटीफुल ट्री पुस्तक तो ही, बाकी वो 10 किताबों का जो धर्मपाल जी का सेट है वो गुजरात से ही प्रकाशित है, यहीं वो से, भी बिल्कुल वो देखने वाला है। उसमें जो वो वाला अंक है वो भी देखने लायक है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 17th एंड 18th सेंचुरी, भारत की क्या स्थिति थी 17वीं 18वीं शताब्दी में, और आंखें खुली रह जाती है। और हम लोग जो ये हमको सिखाया गया 75 वर्ष में कि अंग्रेज नहीं आते तो इस देश में विज्ञान नहीं आता। मैं इस तक जाऊंगा, 2-3 पड़ाव हैं और मुझे लगता है कि हम ज्ञान की और ये बात करेंगे, मगर क्या भारत के लोग प्रश्न पूछना भूल जाए? मुझे लगता है ऐसी एक तैयारी की गई, जैसे बताया भारत के नहीं, शिक्षित लोग, शिक्षित लोग प्रश्न पूछना भूल जाएं और ऐसी पट्टी पढ़ाओ कि आगे उनके मुंह से आवाज ना निकले। ये बार बार पढ़ाया गया कि आर्य बाहर से आए, आर्य बाहर से आए। दुनिया में किसी देश ने ये नहीं पढ़ाया कि हमारे यहां से गए थे, अगर कहीं से गए नहीं तो यहां पर आए कैसे, वो देश कौन सा है, आर्य की थ्योरी है। फिर दूसरा वास्को डिगामा का आना, वो सारा प्रकरण है। जो रास्ता पूछ के आया उसको इसकी खोज का श्रेय देना, इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? और गुजरात में बैठे तो कांजी माल जी को तो याद करना ही चाहिए, कांजी माल जी लेकर के आए उनको। नहीं, ये सारा जो षड्यंत्र जिसको आपने शब्द प्रयोग किया वो बिल्कुल ठीक वही शब्द उसके लिए। विलियम जोन्स से शुरू हुआ, मैक्स मुल्लर भी उसके शिकार हुए, बहुत सारे जिनको अपन पूछते हैं ओरिएंटोलॉजिस्ट करके, और आज भी हमको लगता है कि उन्होंने भारत के लिए बहुत काम किया। उन्होंने वास्तविकता में इस देश का गलत अनुवाद करके इस देश की पूरी भ्रांतियों को, मतलब ये एक बौद्धिक षड्यंत्र है, ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। ये भी कहा गया कि भारत को समझने के लिए भारत आने की क्या जरूरत है। हाँ। उससे ज्यादा समझदारी की किताबें तो एक अंग्रेज की जो बुक शेल्फ है उससे ज्यादा समझ एक पुस्तकालय में, भारत के पूरे पुस्तकालयों की एक बुक शेल्फ जितनी कीमत है। ये मैक्स मुलर का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। वो उसकी समझ पहले नहीं थी, मैक्स मुलर की समझ पहले अलग थी। मैक्स मुलर की भारत को जानने के लिए एक बहुत सुंदर उसके 14 लेक्चर्स की पुस्तक है, जो उस समय सिविल सर्वेंट भारत में आते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। वो बड़ी अद्भुत पुस्तक है। तब तक उसकी दृष्टि अच्छी थी उपनिषद तक। स्वामी विवेकानंद मिले थे मैक्स मुलर को, और स्वामी विवेकानंद के साथ एक बोट में बैठ करके उनका संवाद हुआ था, और स्वामी विवेकानंद ने उसके बाद अपने एक पत्र में लिखा है कि आपने शब्द इस्तेमाल किया था कि वो इसके शिकार हुए। हाँ, आपने ये जी बड़ा अंतर किया बारीक जी। तो स्वामी विवेकानंद ने उनको गौतम ऋषि की आत्मा फिर से आई है ऐसा कहा। सायणाचार्य, न्याय दर्शन के सायणाचार्य और गौतम ऋषि के से उनकी कंपैरिजन की थी। लेकिन ये सारा जो हुआ है वो अंग्रेजों का षड्यंत्र अभी अपन भुगत रहे, इसलिए उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन उससे पहले जाना पड़ेगा। और 13वीं शताब्दी में जब बख्तियार खिलजी आकर के नालंदा को जलाता है, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत की शिक्षा व्यवस्था के साथ शुरू हुए षड्यंत्र का। मतलब ये लाखों, 7 लाख से अधिक गुरुकुल 1823 में है, वो समाज पोषित गुरुकुल है गांव गांव में, लेकिन वो बहुत छोटे प्रमाण में है। ये कुछ भी नहीं, ये भारत के उस 12वीं और 13वीं शताब्दी के वैभव के आगे कुछ भी नहीं है। इट इज नॉट इवन 0.01% ऑफ द रियल शिक्षा का जो भारत का जो वैभव था, वो नालंदा को जलाने के लिए बख्तियार खिलजी को जो समय लगा। तक्षशिला उसके बाद में तोड़ी गई, और उसके आसपास के 18-20 विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को अपने आप को समेटना पड़ा। और ये सारा जो हुआ, वहां से हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्वरूप था, संस्थागत स्वरूप था,
वो खत्म होता गया। और हमारी शिक्षा व्यवस्था ये ग्राम में, समाज में, घर में, मतलब घर घर में गृह गुरुकुल लाखों की संख्या में था, आज भी है। आज भी 10,000 से अधिक गृह गुरुकुल भारत में चलते हैं। हमने 2016 से जब भारतीय शिक्षण मंडल में गुरुकुल प्रकल्प प्रारंभ किया, हमारे दीप कोइराला जी बैठे यहाँ पर, तो हमको गलतफहमी थी, हम भी भ्रम के शिकार थे। मैंने कहा ना, अपने खोपड़ी का भी तो मैकौले हटाना है। तो हमको भ्रम था कि 200-400 गुरुकुल होंगे, सूची बना लेंगे एक आध साल में। सूची बनाना शुरू किया तो पता चला 10,000 से अधिक आज भी फंक्शनिंग अच्छे गुरुकुल है। यहाँ कर्णावती में जहां अपन बैठे वहां 16 से अधिक गुरुकुल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। और उसके विद्यार्थियों को आप देखेंगे तो आपको मन में ईर्ष्या उत्पन्न होगी कि मुझे यह अवसर क्यों नहीं मिला इस गुरुकुल में पढ़ने का। ऐसे अद्भुत सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास वाले बच्चों को तैयार करने का काम आज भी चल रहा है। तो षड्यंत्र वहां से शुरू होता है और अंग्रेजों ने उसको बहुत वैधानिक रूप दिया। मैकॉले तो कोई शिक्षाविद था नहीं, इसलिए हमने भारतीय शिक्षण मंडल में मैकॉले का नाम लेना और दोष देना बैन कर रखा है कि उसको क्यों क्रेडिट देते हो। 75 साल से तो वो नहीं है ना बेचारा। 75 साल से तो परम पूज्य ने सुदर्शन जी शब्द प्रयोग करते थे मैकॉले पुत्र, लेकिन 10 साल हो गए मेरे को भारतीय शिक्षण मंडल का काम करते हुए, मैकॉले पुत्रों से लड़ते झगड़ते हुए। तो मेरे को समझ में आया ये मैकॉले पुत्र नहीं, ये मैकॉले के बाप है। 1947 तक मैकॉले जो नहीं कर पाया 75 वर्षों में हमने वो करके दिखाया है। जितनी दासता 47 से पहले नहीं थी उससे अधिक दासता आप है। तो उसका जो एक अंदर घुसा हुआ जो तंत्र है वो षड्यंत्र आज भी जारी है। उसके बाद में कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया 1968 के बाद। इंदिरा गांधी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट को कम्युनिस्टों ने बाहर से सपोर्ट दिया था, तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को पूरा कम्युनिस्टों को आउटसोर्स कर दिया। और उसके बाद जो हुआ है वो विलियम जोन्स और मैकॉले ने भी कल्पना नहीं की होगी। वो तो लॉ, मैंने जैसा LLB हूँ, मैकॉले भी वकील था, ईस्ट इंडिया कंपनी का लीगल एडवाइजर था। अश्विनी जी तो आपकी बिरादरी का था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको लीगल एडवाइस देने के लिए बुलाया था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए आपका क्या एडवाइस है। तो उसने जब सर्वेक्षण पढ़ने के बाद उसने देखा इसको तो तोड़ना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल कानून बना दिया। वो 1835 का जो अधिनियम है, शिक्षा अधिनियम, वो केवल इतना कहता है कि सरकार की अनुमति के बिना आप अपने घर में भी शिक्षा नहीं दे सकते। और 7 लाख गुरुकुलों को, उन्हें 7 लाख से अधिक, 13-14 लाख होंगे, उन गुरुकुलों को एक स्ट्रोक ऑफ पेन में ब्रिटिश सरकार ने अवैधानिक बना दिया। खत्म तो नहीं कर पाए, लेकिन वो चल रहे, वो अवैधानिक हो गए। और इसलिए फिर धीरे धीरे उनका ह्रास हुआ। और मजेदार बात, वो कानून अभी भी जीवित है। और जब कोचिंग क्लासेस पर ये करनी होती है, कार्रवाई करनी होती है, तो उसी कानून के अंतर्गत होती है। एक जो आपने इंगित किया कि देश की उन्नति, सर्वांगीण उन्नति, वो ज्ञान के आधार पर ही होती है। और उन्नति का स्तर ये कि 1500 ईस्वी तक, 0 से 1500 ईस्वी तक जो एंगस मेडिसन ने जो आंकड़े रखे 2001 में, बहुत पुराना काम नहीं है, मगर पूरे सहस्राब्दी का सबसे बड़ा दुनिया का जो आर्थिक इतिहास है उसका लेखा जोखा लाने का काम किया। उसमें भारत का योगदान विश्व अर्थव्यवस्था में 30 से 35% तक जाता है। 46%, हाँ, और चीन को मिला लें तो साथ में 60% तक हो जाता है। यही 2 देश दिखाई देते हैं। मेटलर्जी की आपने बात की, धातु कर्म में जस्ता जैसी चीज बनाना, जो उसको बनाना कितना कठिन है कि एक समय तक तो वो मेल्ट होता है, उसके बाद इवेपोरेट हो जाता है। सिरेमिक टाइल्स का काम है। तो मैं चाहूंगा कि ये काम कितना विशद था, कितना विस्तृत था, थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो लगेगा कि ये जो लगता है ना कि सब कुछ आके अंग्रेजों ने ही सिखाया। उन्होंने सिखाया या बर्बाद किया शिक्षा तंत्र के माध्यम से? उन्होंने तो बिल्कुल बर्बाद किया। और अंग्रेज यदि इस देश में नहीं आते तो केवल भारत का ही नहीं, सारे विश्व का विज्ञान आज से अधिक उन्नत होता। उन्होंने केवल भारत का नुकसान नहीं किया है, उनकी मूर्खता के कारण, उनके अहंकार के कारण, उनको अपने आप को व्हाइट मैन्स बर्डन टू सिविलाइज द होल वर्ल्ड वाला जो एक क्रिश्चियन मोटो लेकर के सारे दुनिया को कन्वर्ट करने के लिए वो चले थे, उस पोप के मैंडेट के कारण उन्होंने विश्व का कितना बड़ा नुकसान किया। आपने मेटलर्जी की बात की, जस्ता और बाकी अलॉयस, पीतल जैसे अलॉय जो आज भी विश्व उतने शुद्ध नहीं बना पाता है। लोहे के, मतलब लोहे का पिघल लगाने का काम और निकालना,
अशोक स्तंभ, अपने चंद्रगुप्त के मौर्य का स्तंभ, और वो सारे अपन देखते हम्पी दिल्ली में है। लगा हुआ है। हम्पी में 13 है ऐसे। हम्पी में भी पूरे भारत में 13 है ऐसे जिनको मध्य प्रदेश में कई सारे। हाँ, खुले हवा में है और उनको जंग नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात है ना, वो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी थी। उस भट्टी का, मार्को पोलो ने उस भट्टी का चित्र बनाया, जिस भट्टी में वो लोहा पिघलाया जाता था। मार्को पोलो जब भारत में आया, उसके दस्तावेजों में वो भट्टी के डिजाइन अपने को मिलते हैं। और वो जो पिघलाने की भट्टी थी वो 600-700 डिग्री पे शुद्ध लोहा निकाल लेती थी। आज 1300-1400 डिग्री पे जाना पड़ता है, और 600 की जगह 1300 डिग्री तापमान ले जाने के लिए कितना कार्बन फुटप्रिंट आज की भाषा में बोले तो कार्बन फुटप्रिंट। तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी विश्व से छीनने का काम अंग्रेजों ने किया। उन सारे लोहारों को, और उन्होंने पहले अकबर के समय जो गढ़िया लोहार और रामगढ़िया लोहार जो थे, उन गढ़िया लोहार और उन रामगढ़िया लोहारों को भटकी विमुक्त जनजातियों में डाल दिया गया और उनको भगा दिया गया। मतलब वो खाना बदोश हो गए और सारी जगह गाड़ी लेकर के घूमते और गाड़ी के नीचे लोहारी करते। आज भी मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। दिल्ली में है, इस देश की राजधानी में। सारे भारत में वो जाते हैं। वैसे ही अनेक जनजातियां, जो झारखंड का आप बता रहे थे, उड़ीसा में है, यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर में बड़ौदा से जिंक निकालने वाली तो उदयपुर के पास ही जनजाति है वो। नहीं, ये बड़ौदा से आगे जाओगे, चाणोद और जड़गांव के बीच की जो बॉर्डर है, वहां पर एक रहतिया नाम की जनजाति है, जो मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ी पाए जाते हैं। वो लुहार है और वो अच्छे कारीगर थे, वो गाँव में थे, उनकी उपजीविका चलती थी। 12 बलूतेदार की व्यवस्था के अंदर वो थे। अंग्रेजों ने अपना स्टील बेचने के लिए उनको जंगलों में खदेड़ दिया। आज वो ट्राइबल माने जाते हैं। दे वर नॉट ट्राइबल्स, उनको ट्राइबल बना दिया। ऐसी हमारी मेडिसिन की व्यवस्था से किया। आज ये पैंडेमिक के समय हम सब लोग वैक्सीनेशन शब्द प्रयोग हमने बहुत सुना, और भारत के सामान्य नागरिक को लसीकरण या टीकाकरण शब्द का प्रयोग समझ में आया। लेकिन हम में से कितनों को पता है कि मॉडर्न मेडिसिन को टीकाकरण भारत ने सिखाया 17वीं शताब्दी में। एलोपैथी को टीकाकरण पता नहीं था, जबकि भारत में सहस्त्राब्दियों से टीकाकरण होता था। और एक शब्द प्रयोग अभी अपन लोग मीडिया में उपयोग करते, झोला छाप डॉक्टर। ये झोला छाप डॉक्टर भारत के नाई थे। नाइयों को वो काम था, और हर मानसून से पहले, हर वर्षा ऋतु से पहले वो गांव जाकर के टीकाकरण करते थे। वो झोले में टीके लेके जाते थे, इसलिए उनको झोला छाप वैद्य कहा जाता था, जिसको एक डिरोगेटरी रिमार्क करके बता दिया। जबकि इस समाज की एक स्वयं प्रेरित स्वावलंबी व्यवस्था थी स्वास्थ्य को बचाने की, और वो कार्य आज सारे विश्व को बचा रहा है। आज लंपी के ऊपर भी वैक्सीन की बात हम कर रहे हैं। आज पैंडेमिक से यदि किसी ने हमको बचाया तो वैक्सीन ने बताया। तो कोविशील्ड को जिन्होंने किया, उन वैज्ञानिक, पुणे के वैज्ञानिक से जब मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा आपने हमारी ऋषियों की परंपरा को जीवित रखा है। तो ही डिडंट अंडरस्टैंड, उसको तो उसको खुद को लग रहा था कि ये तो वेस्ट से सीखा हमने। फिर मैंने उनको धर्मपाल जी के और वो मार्को पोलो के और इब्न बतूता के डॉक्यूमेंट भेजे प्रवासियों के, और तब उनको पता चला कि भारत में लसीकरण उतने समय से था। प्लास्टिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी जिसे कहते हैं, वो टीपू के साथ लड़ाई में एक का वो अंग भंग हुआ था। वो है, उससे पहले का पुणे का एक है। मतलब जिस साल जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु हुई, और जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु सामान्य फ्लू के कारण हुई है, जुकाम जिसको कहते हैं, जो अपने सबको होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को जुकाम हुआ, तब उसका उपाय करने के लिए वहाँ के फिजिशियन के पास में, तब तक पेनिसिलिन की खोज हुई नहीं थी, एंटीबायोटिक था नहीं। तो उस समय एलोपैथी को एक ही उपाय आता था कि रक्त को निकाल दो, उसको ब्लड लेटिंग कहते हैं। नस काट के रक्त को, दूषित रक्त को निकाल देते थे, तो नया रक्त अपने आप बन जाएगा और शरीर सेल्फ हीलिंग करेगा। ये प्रोसेस उनकी थी, जो अपने आप में साइंटिफिक है। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा फिजिशियन की ये होती थी कि कितना रक्त निकालना है। ज्यादा निकालो तो दिक्कत हो जाती थी, ज्यादा निकालो तो रक्ताल्पता से ही मर जाता था, एनीमिक होकर के, और कम निकालो तो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता था। जॉर्ज वॉशिंगटन 63 दिन तक उपचार चला, और वो प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था, और सारे लोगों का प्रेशर था, मीडिया का, कैबिनेट का, जो भी प्रेशर होगा। उन फिजिशियन ने जॉर्ज वॉशिंगटन का ज्यादा रक्त निकाल दिया, और जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु और ब्लड के कमी के कारण हुई है, ज्यादा ब्लड निकल जाने के कारण हुई है। डॉक्यूमेंटेड बता रहा हूं मैं। और उसी साल, सेम ईयर, पुणे में अंग्रेजों के सिविल सर्जन का डॉक्यूमेंटेड केस है, जिसमें पुणे के एक सिपाही का और नाक कट गई थी, तो वो जाकर के उसने वो सिला करके ले आया गांव में से। टीपू सुल्तान के समय तो जनरल कार्नेल की ही काटी थी, कार्नेल की नाक काटी थी।
तो बेलगांव के व्यक्त सहजतम ने उनका उपाय किया था, उसका तो नाम और वो सब पता है। उससे लगभग 30-40 साल पहले ये पुणे की घटना है। और ये हमारी भारत आज राइनोप्लास्टी पढ़ाई जाती है, और आज राइनोप्लास्टी पढ़ाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के और अमेरिका के जो प्लास्टिक सर्जन है वो ईमानदारी से बताते हैं कि इसका प्रारंभ भारत में हुआ। भारत वाले नहीं बताते, भारत वाले नहीं बताते, भारत उनको वाले पता ही नहीं है, मतलब बताते नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं। वो जब रिलायंस के हॉस्पिटल के उद्घाटन के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने गणेश जी का उदाहरण दिया था, तो एक बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की कि ये क्या पुराणों की बातों को विज्ञान के साथ जोड़ रहे। तब मैंने हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के युवा एवं के बौद्धिक योद्धाओं को कहा कि दिस इज द राइट टाइम। अभी आप नेट पे सर्च करोगे तो गणेश के बारे में बहुत कुछ मिलेगा, और गूगल स्कॉलर में जाके सर्च करोगे तो रिसर्च पेपर मिलेंगे। और मैंने उनको 5 रिसर्च पेपर दिए। प्रोफेसर यादव है टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट में, वो आज विश्व की नंबर 2 की प्लास्टिक सर्जन है, नंबर ऑफ सर्जरी में प्लास्टिक सर्जन है भारत की, मुंबई में आज भी कार्यरत है। उनका रिसर्च पेपर है हेड ट्रांसप्लांट के ऊपर। हेड ट्रांसप्लांट पे उन्होंने पूरा का पूरा हेड कैसे ट्रांसप्लांट किया जाता है इस पे रिसर्च पेपर लिखे, और उस रिसर्च पेपर में उन्होंने गणेश का रेफरेंस दिया है, और गणेश के कैसे हुई थी वो प्लास्टिक हेड की, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। अब मैंने वही कहा कि यदि मैं प्रोफेसर यादव का नाम दूंगा, प्रतिभा यादव या कुछ नाम है, तो फिर हमारे मैकॉले के बाप सोचेंगे ये तो भारतीय है, घर में पूजा करती होगी, इसलिए टाटा कैंसर में जाकर के भी दकियानुसी रहेगी, ऐसी प्रतिक्रिया आएगी। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को मैंने कहा कि आप और आगे जाओ, नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। तो उनके जो रेफरेंसेस थे, उनके रिसर्च पेपर में नीचे जो रेफरेंसेस थे, उस बिब्लियोग्राफी में से एक अमेरिकन सर्जन की पुस्तक, उस पुस्तक का नाम ही गणेशा है। रॉबर्ट किंग नाम के एक अमेरिकन सर्जन ने किताब लिखी है, और उसने गणेश की प्लास्टिक के बारे में लिखा है। तो उसके ऊपर 2 रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किए। हिंदू में एक छोटा सा न्यूज आया, और उसके बाद सारा नैरेटिव बंद हो गया। जैसे साइंस देते हैं नैरेटिव बंद हो जाते हैं। यादव हैं तो उनके पीछे पड़ेंगे, मगर अमेरिका से पेपर आ गया तब नहीं बोलेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई ने एक शोध किया था इसी ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ, और उन्होंने 4 जनजातियों की बात की। उसमें गोंड, बंजारा, कोलम और शायद कोरकू, ये जनजातियों की बात की थी। और उन्होंने जो कहा कि अनपढ़ दिखते हैं ये, मगर आसमान दिखाओ तो जितना पढ़े लिखे पीएचडी लोगों को समझ में नहीं आता, वो पूरी कहानी आसमान देख के बता देते हैं। जैसे सप्तऋषि सब समझते हैं, मगर सप्तऋषि में वशिष्ठ और अरुंधति, वो तारा एक ही दिखता है, मगर वो 2 अलग अलग हैं, और 18 महीने में एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के आसपास घूमते हैं। वो विवाह का मुहूर्त निकालते हैं, जिसे ऐसे देखना संभव नहीं है। और वो बिल्कुल जिसे आप अनपढ़ कहते हैं, ऐसा समाज है उसका, उसके ज्ञान की बात है। फिर आपने कहा कि लोगों को पता ही नहीं है। धन्वंतरी आगे सुश्रुत, ये भी डॉक्यूमेंटेड है। 300 प्रोसीजर्स बताए उन्होंने, कितनी तरह की शल्य चिकित्सा हो सकती है। 120 से ज्यादा उपकरण, आज भी वो आपको एम्स में भी उस तरीके के उपकरण मिल जाएंगे। कितना, मतलब मैं ये कुछ उदाहरणों की बात करना चाहता हूं, मगर ये कितना फैला हुआ था। और आज उसको 2 हिस्सों में बांटा गया मेरे हिसाब से, कि पहला तो जो औद्योगिक जातियां हैं जो इस देश को समृद्धि प्रदान करती हैं, उन जातियों में बांट दो ज्ञान को, और उनका औद्योगिक स्वरूप नष्ट कर दो, जिससे समृद्धि नष्ट हो। कुछ को अपराधी बता दिया, कुछ को ये सब किया। ये पूरा षड्यंत्र पॉलिटिकल कितना था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना है, और आज तक शिक्षा व्यवस्था क्या भुगत रही है। वो राजतंत्र को चलाने के लिए किया गया षड्यंत्र तो पक्का ही था। कुछ षड्यंत्र था, कुछ मूर्खता थी। उनको जो समझ में आता था बेचारों ने उस तरह से समझा भारत को। तो इसलिए कई बार मुझे उन पर दया भी आती है कि षड्यंत्र करने लायक बुद्धि भी थी कि नहीं। मूर्ख ही थे तो समझ ही नहीं पाए एक और। लेकिन हम लोग उससे बड़े मूर्ख है कि हमने उस बातों को चला रखा है अभी तक। आर्यन इन्वेजन को तो रेफ्यूट किया बहुत प्रयत्न करके, और आज सारा विश्व मानता है कि वो इन्वेजन से माइग्रेशन पे गए, और माइग्रेशन से रिवर्स माइग्रेशन पे गए। तो वो तो सारा उसके ऊपर बहुत काम हुआ। लेकिन छोटी छोटी बातों पे आज भी अपन भी काम नहीं कर रहे। जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, हम सब लोग बोलते हैं। और क्यों भारत कृषि प्रधान देश है? क्योंकि भारत की आज भी 66% जनता कृषि पर आधारित जीवन जीती है।
ये बात ठीक है, ये वाक्य ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट वाक्य इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि भारत की मतलब जो एंगस मेडिसन कह रहा है जो विश्व का उत्पादन था, तो उसके बारे में यदि आप ये सोचेंगे कि वो कृषि प्रधान इकोनॉमी थी भारत की, तो ये सत्य नहीं है। इकोनॉमी कृषि प्रधान नहीं थी। हमारी इकोनॉमी सदियों से, सहस्त्राब्दियों से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी रही है। हमने विश्व में निर्यात किया है तो ऐसे उत्पादों का किया जो हमारे कारीगरों ने बनाए थे। ये हम जहां पर बैठे हैं जिस हॉल में, वो टेक्सटाइल हमारा सबसे बड़ा निर्यात था। टेक्सटाइल का निर्यात पे हमारी इकोनॉमी थी। जो 66%, 40% योगदान हम विश्व को देते थे, वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग था। क्यों? क्योंकि कृषि व्यापारी नहीं था। हमारे वेद में 3 बातों को बेचना मना है। वेद का नियम है, 3 बातें नहीं बेची जा सकती। अन्नम, वैद्यम, गृहम। अन्न नहीं बेचा जा सकता, अनाज नहीं बेचा जा सकता। और 12वें प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कृषि के ऊपर, 12वें प्लानिंग कमीशन में जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में यह दुख व्यक्त किया गया है। यह आधुनिक अनर्थशास्त्रियों की बुद्धि देखिए, उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि भारत में उत्पादित होने वाला केवल 40% अनाज ही बाजार में पहुंचता है, 60% बाजार में नहीं पहुंचता, और उस कारण से वो जीडीपी का पार्ट नहीं बनता है। इसलिए भारत का जीडीपी कम रह जाता है, और उसको उन्होंने नाम दिया, और ये डिरोगेटरी नाम है इकोनॉमिक्स में, सस्टेनेंस एग्रीकल्चर। अपना पेट पालने के लिए जो किया जाता है एग्रीकल्चर, वो इकोनॉमिक्स का शत्रु है, क्योंकि वो जीडीपी का पार्ट नहीं बनता। भारत में तो 100% अनाज बाजार में नहीं जाता था सदियों तक, और तब हम 46% जीडीपी विश्व का देते थे, बिकॉज वी वेर ऑलवेज बीन अ मैन्युफैक्चरिंग। कृषि में से कपास, कृषि में से मसाले, कृषि में से जिसको आज आप कैश क्रॉप कहते हैं, केवल उन्हीं का निर्यात होता था। आज भी जीडीपी में भारत के 66% लोग जिस कृषि पर निर्भर है, भारत की वर्तमान जीडीपी में 14% उसका योगदान है। इसलिए भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान इकोनॉमी नहीं। भारत कृषि प्रधान संस्कृति है, कृषि प्रधान अर्थतंत्र नहीं। भारत सदियों से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसने भारत की उस समृद्धि को कम किया। आपने जो डेरोगेटरी रिमार्क की बात की, मुझे लगता है स्वावलंबन का स्तर इतना बड़ा था कि ये वाक्य कहीं टिकते नहीं। उत्तर प्रदेश में एक कहावत चलती है, आपने अनाज के बारे में कहा, एक दाना बाहर नहीं देते थे। उसी तरह दूध के बारे में कहते हैं कि दूध और पूत बेचे नहीं जाते। ये छाछ कभी आज भी नहीं बेचते, बिल्कुल नहीं बेचते। और एक स्वतंत्रता के बाद एक महाल नोबिस मॉडल भी आया, मेहमत स्ट्रक्चर्स हैं, और उसकी उत्पादकता कभी मापी नहीं गई। और आपके प्रयोगों के साथ इस देश के अर्थतंत्र की दुर्गति हुई, तो फिर एक डेरोगेटरी नाम दिया गया, हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट। इसे आप रेट ऑफ ग्रोथ, इसे कैसे देखते हैं आप? इसके बाद मैं समाधान की बात करूंगा जरा। ये तो समस्याओं वाली बात है। क्या है ये सारा का सारा मानस जो बनाया गया कि धर्म यह जड़ है हर समस्या की, ये मानस भारत में 18वीं शताब्दी से बनाना प्रारंभ हुआ। और मार्क्स के आने के बाद, मार्क्स धर्म को मानता नहीं था, अफीम की गोली मानता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टालिन को जो उनका जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी उसको रिवाइव करना पड़ा था, नहीं तो नाजी क्रिश्चियनों से नहीं लड़ सकते थे। और जो स्टालिनग्राड की और जो लड़ाइयाँ हुई है जहाँ से जर्मनी की हार होना शुरू हुआ, वहाँ पर पुराने पादरियों को जो बेचारे कहीं पर जान बचा करके छुपे थे, उनको ढूंढ के लाया गया, उन्होंने लोगों को सरमन दिए, तब लोग लड़ने को तैयार हुए। तो इसलिए ये ढकोसला उनका चलते रहता है। लेकिन उस ढकोसले का नुकसान ये हुआ कि हमने, स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, धर्म इस देश की समस्याओं की जड़ नहीं है, उसका समाधान है। समाधान। यह देश का पतन हुआ धर्म के कारण नहीं, धर्म को छोड़ देने के कारण। ये स्वामी विवेकानंद ने बार बार ये शब्द कहे, और वो हम स्वतंत्रता के बाद भी हम वही कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भी हमने मतलब भारत का संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द बड़ा चलता है, लेकिन 1950 के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म शब्द नहीं था। 42वें संविधान संशोधन से, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मजेदार बात, 42वां संशोधन वही संशोधन है जिससे इमरजेंसी लागू हुई थी, जिससे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए थे। उसी के पार्ट 2 में हमारे प्रियम्बल को और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे प्रियम्बल को अमेंड किया गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनली कर सकते हैं, प्रियम्बल को कैसे कर सकते हैं? नहीं,
कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और उस 2/3 आपातकाल मेजोरिटी में चाहिए। किया। आपातकाल में आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैसे कर सकते हो? आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्रियम्बल को अमेंड कर रहे हो, लेकिन जो सारे मिलकर के 80 में इंदिरा गांधी को खदेड़ करके आए 78 में, उन्होंने 44th अमेंडमेंट में बाकी सारी बातें वापस ली, ये दोनों क्यों रखी? सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को प्रियम्बल में क्यों रखा? 42nd अमेंडमेंट को पूरा निरस्त क्यों नहीं किया? तो दोष तो दोनों तरफ है। हाँ, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि एलएम सिंघवी जैसा धर्मप्रेमी व्यक्ति उस समय लॉ मिनिस्टर था। इसलिए प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द अंग्रेजी में डाला गया, लेकिन हिंदी अनुवाद में पंथ निरपेक्ष शब्द है। हिंदी अनुवाद में एलएम सिंघवी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं डालने दिया। ये अभिषेक मनु सिंघवी के पिताजी, लेकिन बहुत धर्मभीरु थे, जैन थे और रोज मतलब उपवास रखने वाले। मेरा उनके साथ जोधपुर में अच्छा संबंध रहा। उनका एक बहुत बड़ा हमारे लिए मतलब एहसान है। इसलिए जितने राजनेता हिंदी में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट गलत करते अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है। कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द पंथ निरपेक्ष है। एक हमारा सत्र समापन की ओर है। हमने गर्व के योग्य कितनी बिंदु हो सकते हैं उनको छूने का एक छोटा सा प्रयास किया है। समस्या क्या थी, उसका व्याप कैसा था, उसको समझने का थोड़ी कोशिश की है। अब नई शिक्षा नीति आई है, इसके अलग अलग आयामों को दृष्टिगत रखते हुए आपको कितना लगता है कि ये समाधान, नीति तो बना दी, जमीनी फल कब देखने को मिलेंगे और लागू होने के बाद कब क्या क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं? इससे प्रारंभ तो हो गया है, एक बहुत बड़ी अद्भुत क्रांति का प्रारंभ हो गया है। सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है भारतीय भाषाओं में शिक्षा वाला जो विषय है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कल ही मेडिकल वाला मध्य प्रदेश में मेडिकल की पुस्तकें हिंदी भाषा में अमित शाह जी ने उसका प्रकाशन किया। जब भारतीय भाषाओं में डॉक्टर बनेंगे, भारतीय भाषाओं में इंजीनियर बनेंगे, तो इस भारत की सुप्त प्रतिभा खुल करके बाहर आएगी। और फिर पेटेंट में हम पीछे नहीं रहेंगे, फिर पेटेंट को हम फेसबुक बना देंगे। भारतीय वीर हमारे युवा, पेटेंट रजिस्ट्रेशन उतना सरल हो जाएगा जितना टिकटॉक वीडियो बनाना। जिस दिन भारतीय भाषाओं में हम इंजीनियरिंग और मेडिसिन और बाकी सारे प्रोफेशन सिखाना शुरू करेंगे, ये एक मुद्दा भी इंप्लीमेंट हो जाए ना तो चमत्कार हो जाएगा। फिर भारतीय ज्ञान परंपरा जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं, वो सिलेबस का पार्ट बना दिया गया। पहली कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक भारतीय ज्ञान परंपरा का पेपर रहेगा। उसका अभी पेपर लिखने के लिए विद्वान चाहिए, रिसर्च करना, वो सारा काम शुरू हो गया, वो भी चलेगा। वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। रिसर्च को लेकर के जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की है, वो अभी होने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ा बना दिया। 50,000 करोड़ का बजट वगैरह निर्मला जी ने 2 साल पहले डिक्लेयर किया, लेकिन वो पीएसए के अंडर दे दिया, तो पीएसए के पास, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के पास वैसे ही बहुत काम होते। तो वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बन जाएगा और भारत में रिसर्च यदि पेडागोजी बन जाएगी शिक्षा की, तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। हमने भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से ऐसे 19 बीज बंधु निकाले जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। उन 19 बीजों को ठीक से खाद पानी वातावरण यदि हमने दिया, और हमने जब मैं कह रहा हूं तो मैं सरकार से नहीं अपेक्षा कर रहा हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैकॉले ने सरकारीकरण किया शिक्षा का, इसीलिए शिक्षा का नाश हुआ। भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से तो विद्या सा विद्या या विमुक्त तब होगी जब इस देश में शिक्षा मंत्री नहीं रहेगा। हमको शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए, शिक्षा मंत्रालय नहीं चाहिए, शिक्षा शिक्षाविदों के हाथ में देनी पड़ेगी। अभी भारत में 3-4 मंत्रालय ऐसे केंद्र सरकार में जिसमें प्रशासनिक अधिकारी नहीं, आईएएस अधिकारी नहीं है। साइंटिफिक डीएसटी में सेक्रेटरी डीएसटी साइंटिस्ट होता है। डीबीटी में गोखले साहब जो है वो साइंटिस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी वाले, वही एटॉमिक एनर्जी में। उन क्षेत्रों में इसरो क्या चमत्कार कर रहा है आप देख लीजिए, और डीआरडीओ आईएएस के अंडर है तो वो क्या कर रहा है वो देख लीजिए। तो वैसे ही शिक्षा क्षेत्र में चलो शिक्षा मंत्री को नहीं भी निकालो तो कम से कम आईएएस ऑफिसर को निकाल करके किसी शिक्षाविद को शिक्षा सचिव बना दो। अनिल सहस्त्रबुद्धे जी अभी एआईसीटी से फ्री हो गए, उनको शिक्षा सचिव बना दो केंद्र सरकार में। आप देखो क्या चमत्कार होता है। शिक्षा शिक्षकों के हाथ में दे दी जाएगी तो सबसे बड़ी मुक्ति होगी। उसके इस बात के भी बीज है शिक्षा नीति में। कस्तूरी रंगन जी लिखना चाहते थे, कस्तूरी रंगन जी ने
थोड़े छिपे शब्दों में इस शब्द को डाल ही दिया है उसके अंदर। कस्तूरी रंगन जी को जब मैंने ये उदाहरण दिया इसरो का, तो वो खड़े होके नाचने लगे, यस यस आई वाज सेक्रेटरी। वो खुद इसरो के डायरेक्टर और सेक्रेटरी डीएसटी रहे। तो उन्होंने कहा यू आर परफेक्टली करेक्ट बिकॉज साइंटिस्ट इज देयर। मैंने उनको मजाक में कहा डीएसटी में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आईएएस ऑफिसर नहीं है, इसलिए मंगलयान रिकॉर्ड टाइम में उड़ गया। एक आईएएस ऑफिसर डाल दो, फाइल ही नहीं उड़ेगी, मंगलयान छोड़ दो। अंग्रेजी व्यवस्था का सबसे बड़ा रेसिड्यू ये है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसके बीज है कि उसको समाप्त किया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फ्लेक्सिबिलिटी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सर्वसमावेशकता, उसका 6वां और 14वां चैप्टर, 6वां चैप्टर स्कूल शिक्षा में और 14वां चैप्टर उच्च शिक्षा में सर्वसमावेशकता की बात करता है। आज तक भारत में ऐसी सामाजिक समरसता की बात किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं की। और एक और क्रांति इस देश में, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन 22 नंबर का पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। उस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अंग्रेजी के मूल ड्राफ्ट में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एनईपी के अंग्रेजी के मूल ड्राफ्ट में पूरे भारत के इतिहास में पहली बार सरकारी अभिलेख में, डॉक्यूमेंट में विश्व गुरु ये टारगेट आया है। वाह। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किस लिए? विश्व गुरु बनाने के लिए। और जो वाक्य है वो अद्भुत वाक्य है, जिसमें यह कहा गया कि विश्व के 100 विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने दिया जाएगा। ये जो वाक्य है, इस वाक्य का पूर्वार्ध है, ये उत्तरार्ध है उस वाक्य का, सेकंड हाफ है। फर्स्ट हाफ उस स्टेटमेंट का ये है कि भारत के सर्वोत्तम 100 विश्वविद्यालयों को विश्व में कैंपस खोलने की अनुमति देने के साथ विश्व के 100 सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों, ये जो बराबरी वाली ताकत राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिखाई है विश्व को झेलने की। तो जो स्वप्न हमारे मन में था, मैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी था, तो चाणक्यपुरी में ऑफिस है, सुबह टहलने निकलता था तो पिछले चंद्रगुप्त मार्ग पे अमेरिकन एम्बसी, उसके पीछे न्याय मार्ग पे ऑस्ट्रेलियन एम्बसी। सुबह टहलते समय रात को 2:30 बजे से भिखारियों की जो लाइन लगी हुई देखता था वीसा के लिए। भिखारी कहता था 2:30 बजे से लाइन मांग रहे, दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे अमेरिका में जाने दे बोलने वाले। और इसलिए देश बदल रहा है क्योंकि वीसा नकारने वाला प्रधानमंत्री बन गया ना, तो वीसा मांगने वाले भिखारियों के देश में क्या होगा। तो मेरे को रोना आता था। वो जो बचपन में शाखा में सुना हुआ गीत था, सागर वसना पावन देवी, उसकी अंतिम कड़ी याद आती थी, जिसमें वो कवि कहता है कि तेरी करुणा का कण पाने याचक बन जग आता था, तेरे दर्शन से हो हर्षित मनवांछित फल पाता था। इतना अद्भुत वर्णन करने के बाद वो मार्को पोलो के शब्द है कि जब मैं भारत में आया तो इतनी बड़ी अट्टालिकाओं को देख करके मैं अचंभित हो गया, ऐसा लगा कि मैं परिकथा में आ गया हूँ। इटली से, यूरोप से आया हुआ यात्री लिखता है कि इट वॉज एज इफ अ फेरी टेल। जैसे अभी आजकल हमारे लोग अमेरिका में एम्पायर स्टेट देखने के बाद में फेसबुक पे लिखते हैं, अरे हाँ कहाँ आ गया, वैसे मार्को पोलो भारत के रूप में देखता था, तेरे दर्शन से हो हर्षित मनवांछित फल पाता था। और अंतिम वाक्य में वो कचोटता हुआ कवि लिखता है, आज भिखारी है सुत तेरे। तो वो भिखारी वहां देखता था मैं वीसा की लाइन में अमेरिका। और तब मेरे मन में आता था कब ऐसा दिन आएगा जब न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और मेलबोर्न और कैनबेरा में और भारत के दूतावास के बाहर वहां के नागरिकों की लाइन लगेगी कि हमको गुजरात विद्यापीठ में एडमिशन लेनी है, हमको बाबा साहब अम्बेडकर। और ये काम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर सकती है। बहुत धन्यवाद मुकुल जी। और बहुत थोड़े समय में हमने बड़े विषयों को छूने की कोशिश की है, जिज्ञासाओं का, क्योंकि अभी ये जो आपने कहा देश में सबसे बड़ी क्रांति का सूत्रपात हुआ है, चीजें बदलने वाली हैं। और बच्चों को भी खांचों में, जैसे जातियों में बांट कर देखना, ये आर्ट्स वाला है, ये साइंस वाला है, ये कॉमर्स वाला है, ये योग्य है, ये अयोग्य है, उससे अंतर, प्रगति, उस पर जो दबाव है, मुझे लगता है वो दबाव भी खत्म होगा और बच्चों पर से ही नहीं, इस पूरे देश पर से खत्म होगा। आपने बहुत संक्षेप में और सारगर्भित तौर पर जो बिंदु रखे, मुझे लगता है कि ये आगे प्रबोधन करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों में जो बांट देते थे, ये इससे सामाजिक दबाव कितना कम होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसको समाप्त कर दिया, इसलिए प्रतिभा खत्म हो रही थी। आदमी जिसको बेचारे को बाद में जाकर के लेखक बनना है, वो आईआईटी में जबरदस्ती एडमिशन ले लेता। रूपा ने वो इसेंशियल विवेकानंद मेरी पुस्तक छापी है, तो रूपा के लेखक सम्मेलन में एक बार चेतन भगत जी मिल गए, उनकी भी पुस्तक रूपा ने छापी, उनकी माँ भी साथ में थी उस दिन। तो चाय पीते समय मैंने मजाक में उनकी माँ को कहा, आपने जबरदस्ती आईआईटी में भेजा होगा इस बेचारे को, ये तो अंग्रेजी में पहले ही कविता करता होगा।
तो बोले हाँ ये तो 8वीं से कविता करता था। मैंने कहा तो जबरदस्ती आपने ही की होगी मैंने माँ को। तो चेतन भगत बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये बात। और फिर आईएम में भी आपने ही भेजा होगा। तो माँ बेचारी थोड़ी सी मायूस होकर के हाँ तब तो सारा प्रेशर था, मेरी ननंद का बेटा भी, वो जो पीयर प्रेशर उन्होंने लिखा भी है, तो उन्होंने लिखा है उसने। तो फिर बाद में मैंने पूरी बात होने के बाद मजाक करते हुए उनकी माँ को कहा कि आप उस समय उनको एमए इंग्लिश लिटरेचर करने देती तो बेचारा अच्छी अंग्रेजी लिख लेता। लेकिन वो इसीलिए नहीं था कि हमने समाज में उसको आईआईटी वाले को ये बता। और उससे केवल लिटरेचर का नुकसान नहीं हुआ, उससे साइंस का नुकसान हुआ। टेक्नोलॉजी को महत्व देने से साइंस का नुकसान हुआ। जगदीश चंद्र बसु के देश में आज भी और पत्थर में प्राण सिद्ध करने वाला वैज्ञानिक नहीं पैदा होता है, क्योंकि विज्ञान तो पीछे ही चला गया, हम टेक्नोलॉजी को महत्व देने लगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसका इस कंपार्टमेंटलाइजेशन में, रेजिमेंटलाइजेशन ने नुकसान किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उसको खत्म कर दिया। 9वीं से 12वीं में ही स्ट्रीम्स खत्म कर दी। अब साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की स्ट्रीम नहीं होगी। अब आप फिजिक्स के साथ में म्यूजिक सीख सकते हो, आप स्पोर्ट्स के साथ में गणित सीख सकते हो, और आप लिटरेचर के साथ में। और परिणाम कब से देने लगेगी आपको कैसा लगता है? शुरू हो गया। यूजीसी ने मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की गाइडलाइन बना दी है। अनेक विश्वविद्यालयों में उसकी बोर्ड ऑफ स्टडीज शुरू हो गई। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लागू हो गया, शुरू हो गया। मुझे लगता है इस शिक्षा सत्र से कुछ विश्वविद्यालयों में, 16-17 विश्वविद्यालयों में चालू हो गया ये इतना सब कुछ शुरू हो गया। मैं चाहता हूं आप इस मंच से बच्चों के दाखिले के समय जो उसने अंग्रेजी स्कूल लेकर जाने की दौड़ और प्रेशर होता है, उसे कैसे देखना चाहिए अब नई शिक्षा नीति के संदर्भ में? वो परिवार कैसे देखें, बच्चे का भविष्य कैसा होगा? स्कूल शिक्षा के बदलाव में थोड़ा समय इसलिए लगता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आदि बनने की प्रक्रिया चल रही। लेकिन वो अंग्रेजी भेजना तो मुझे लगता है ये तो मतलब अब क्या कहे, दूसरा शब्द नहीं है, महामूर्खता है। क्योंकि संक्रांत सानू हमारे मित्र है, आप कभी उनसे बात कीजिए। उन्होंने पुस्तक लिखी है अंग्रेजी का मायाजाल, अंग्रेजी माध्यम का मायाजाल। उसके पहले चैप्टर में उन्होंने आज की भाषा में जो युवाओं को समझ में आता है वो लिखा है कि आप देश के टॉप 10 जीडीपी वाले देश देख लीजिए, भारत को छोड़ करके कोई देश विदेशी भाषा में उच्च शिक्षा नहीं देता। टॉप 10 जीडीपी और बॉटम 20 जीडीपी के देख लीजिए, सोमालिया, नामीबिया, रवांडा, अभी वेनेजुएला भी आ गया उसके अंदर। उन देशों में सब में इंग्लिश माध्यम है। तो मैं कहता हूं भिखारी बनना है तो अंग्रेजी में एडमिशन दो, अमीर बनना है तो भारतीय भाषा में, मातृभाषा में सिखाओ। और इसलिए आने वाले समय में जब उच्च शिक्षा भारतीय, और वो बोलते यही थे आईआईटी में जाना है ना इसलिए इंग्लिश मीडियम दे रहे, माता पिता कहते थे। भारतीय शिक्षण मंडल ने 2011, 12, 13, 14 सर्वेक्षण किया आईआईटी एडमिशंस का। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास, 3 जगह के एडमिशंस का हमने सर्वेक्षण किया। और एक्चुअल डाटा के साथ हम कह रहे हैं, एम्पेरिकल डाटा, वे कोई भावनात्मक बात नहीं। जैसे जीडीपी वाली बात एम्पेरिकल डाटा है, वैसे ही ये बात है। आईआईटी में एडमिशन प्राप्त करने वाले सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में से जिनको आईआईटी में प्रवेश मिल जाता है, ऐसे यशस्वी छात्रों में 84%, 84% नॉन इंग्लिश मीडियम, नॉन सीबीएसई के छात्र होते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चे को आईआईटी में भी भेजना चाहते हैं तो गुजराती, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु माध्यम की भाषा में उसको एडमिशन दीजिए। और आप उसको गुलाम बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम तो है ही, कोई भाषा नहीं आएगी बेचारे को। 7वीं 8वीं में एक भी भाषा ठीक से नहीं आएगी जिसको प्राइमरी में इंग्लिश मीडियम में दिया है। और मैं मराठी माध्यम में सीखा, मेरी माँ मुझसे प्रेम करती थी इसलिए उन्होंने मेरे को मराठी माध्यम में एडमिशन दिया था। तो आज भारत की किसी भी भाषा में मेरे को कठिनाई नहीं आती। गुजराती बोल लेता हूँ, मारवाड़ी बोल लेता हूँ, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में वहाँ जाता हूँ तो उनको कहता हूँ अपनी भाषा में प्रश्न पूछो। आसाम में जाता हूँ तो असमिया भाषा में प्रश्न पूछते हैं, मैं उनको उत्तर देता हूँ। वो मेरे को पूछते हैं अखमिया सीनी पाओ, मैंने कहा सीनी पाओ नहीं, लेकिन आप बोलते हो वो समझ में आ जाती है, क्योंकि मेरा जो ब्रेन में, मस्तिष्क में जो भाषा केंद्र है वो मातृभाषा में विकसित हुआ है। और आपके घर में बच्चे होंगे अंग्रेजी माध्यम वाले, उन बच्चों को 4 अंग्रेजी के शब्द लिखने को बताओ। अमेरिका में पूरे एजुकेशन का पोल एवरेजेस निकालते हैं, हर महीने का रिपोर्ट निकलता है और वार्षिक रिपोर्ट फरवरी में निकलती है। एक बार मैंने अपने फेसबुक पे एक लिंक पोस्ट करके लिखा और वो लिंक का हेडिंग केवल इतना था कि 46% ऑफ द 4th ग्रेडर्स, 4th कक्षा के 40% छात्र डबल डिजिट का एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, दुहेरी संख्या का जोड़ घटा नहीं कर सकते।
और 78%, 78% ऑफ द 8th ग्रेडर्स, 8वीं के 78% बच्चे कैनॉट राइट 4 सेंटेंसेस इन इंग्लिश विदाउट मिस्टेक। ये लिंक डाली मैंने। नीचे लोगों ने कहा बिहार का होगा, यूपी का होगा, हमारे यहाँ के टीचर ही नहीं जानते तो बच्चे क्या जानते हैं। मैंने कहा बंधुओं, लिंक खोल के तो देखो, ये भारत का नहीं, अमेरिका का 2014 का एवरेज है। अमेरिका के 78% 8वीं के बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो आपके बच्चे को अमेरिका भेजने के लिए अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो उससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद मुकुल जी। और मुझे लगता है कि इतना विचारोत्तेजक सत्र, जिसने बहुत सारा जो एक माया जाल शिक्षा के नाम पर अशिक्षा या कुशिक्षा का माया जाल वो जो फैलाया गया, उसे उघाड़ने का, उसे उजागर करने का काम इस सत्र में हुआ है। समाधान की बात हुई है, ये एक नई क्रांति का सूत्रपात है। ये सारे प्रयास शीघ्र ही यशस्वी हों, ऐसी हम कामना कर सकते हैं।